मैं एज ए असिस्टेंट मैनेजर था। एज ए तुरंत वहाँ पे मुझे प्रमोशन मिला था, एज ए डिप्टी मैनेजर हुआ था। और डिप्टी मैनेजर के बाद मैं ये छोड़ने का जब उनके सामने रखा तो थोड़ा तो वो शौक हुए कि मतलब इतनी अच्छी नौकरी है, बैंक में नौकरी कर रहा है बंदा, फिर ये छोड़ के मतलब उसको उनको लगा कि ये क्या पागलगिरी कर रहा है। थोड़ा उनको लगा कि ऐसा हो सकता है कि थोड़ा दिमाग उमाग कहीं भटक भटक गया रहेगा रास्ता। पर्स में मैंने पापा की फ़ोटो रखी है तो फ़ोटो को देख लेता हूँ। और मैंने ये देखो ये दीवार पे मैंने ये लगाया हुआ है, तो वहाँ से मैं मोटिवेशन ले लेता हूँ कि नहीं, अगर हिम्मत हारने लगे तो फिर एक आता है कि मैं यहाँ पे सब कुछ छोड़ के किस लिए आया हूँ, तो वहाँ से मुझे हिम्मत मिल जाती है। और मेरे पिताजी हैं वो रोल मॉडल है, मैं क्योंकि उनको ही मैंने रोल मॉडलिंग करके उनसे ही मैंने संघर्ष सीखा है कि संघर्ष कैसे किया जाता है। संशोधन क्या हुआ है, जैसे यहाँ पर संशोधन किस प्रकार हुए, जैसे पहला संशोधन यहाँ पर प्रथम संशोधन 1951 से हुआ है, फिर उसके बाद 1952 से हुआ है, फिर लास्ट संशोधन जो भारतीय संविधान में हुआ है 1949 के अनुच्छेद वगैरह क्या है वो मैं देख सकता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक रामचंद्र पाठक मुंबई महाराष्ट्र से हूँ। यहाँ पर दिल्ली मुखर्जी नगर में 6 महीने से सिविल सर्विस की तैयारियाँ कर रहा हूँ। आइए मैं दिखाता हूँ आपको किस प्रकार की तैयारियाँ कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर हमारे यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पे दीवार पे भारत का नक्शा लगाया है, भारत का नक्शा में भी ये भारत का प्राकृतिक जो है क्षेत्र है यहाँ पे है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि जैसे यहाँ पे मुझे कुछ पर्यावरण के बारे में कुछ जानकारी लेनी हो तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ। यहाँ से जैसे यहाँ पे नदियों का उद्गम कहाँ से हो रहा है और कहाँ नदियाँ जाके, अगर जैसे समझो नदियाँ जम्मू कश्मीर से निकल के या हिमालय के गोद से निकलते हुए बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं, तो उसका मैं यहाँ से रूट देख सकता हूँ कहाँ से निकल के किस किस राज्य से होके हुए किस राज्य से निकलते हुए बंगाल की खाड़ी में आ रही हैं। जैसे यहाँ पे कुछ नदियाँ ऐसी हैं कि जो यहाँ से निकलते हुए उनका उद्गम हिंदुस्तान से होते हुए पाकिस्तान में भी जाती है, जैसे ब्रह्मपुत्र नदियाँ वगैरह हो गई। फिर इसके बाद ये मैंने यहाँ पे लगाया है भारत का राजनीतिक ये नक्शा लगा है। यहाँ के बारे में अगर मुझे कुछ भी जानकारी जानना रही, जैसे देश की राजधानी कहाँ से है, इसके अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहाँ कहाँ से लगती हुई है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा यहाँ जम्मू कश्मीर से लगते हुए कहाँ कहाँ से बॉर्डर इसके यहाँ आते हैं। फिर चाइना बॉर्डर पे कौन सी सीमा लगती है वो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ। इसके बाद हाईवे वगैरह कहाँ से निकलते हुए कौन कौन से नेशनल हाईवे है, कौन से स्टेट में कौन से सिटी में कौन सा नेशनल हाईवे लगता है, उसकी जानकारियाँ मैं यहाँ से देख सकता हूँ। इसके बाद मैंने यहाँ पे लगाया है पर्यावरण हमारा एक ये टाइम पे बहुत पर्यावरण का मुद्दा जो है ये टाइम पे बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है। जैसे पर्यावरण के बारे में मुझे जानकारी अगर हासिल करना है, पर्यावरण की परिभाषा वगैरह क्या है, कहाँ से कितने जैसे हो गया भारत के वन्य जीव संरक्षण वगैरह परियोजनाएं वगैरह क्या चल रही है, पर्यावरण के बारे में क्या क्या योजनाएं चल रही हैं या सरकार द्वारा या फिर वर्ल्ड में जो भी परियोजनाएं का ये हो रहा है, तो वो मैं यहाँ से देख सकता हूँ। इसके बाद मैंने यहाँ पे लगाया है भारत का भूगोल। भारत एवं विश्व का भूगोल है, जैसे भारत के भौगोलिक का कैसा क्या नक्शा वगैरह है वो मैं देख सकता हूँ यहाँ पर। जैसे यहाँ पे लिखा है भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है, फिर इसके बाद भारत की प्रमुख झीलें वगैरह है, विश्व के महासागर वगैरह कहाँ से मिल रहे हैं, फिर महत्वपूर्ण परिभाषाएं वगैरह, जैसे अगर सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण वगैरह हो गया, वो भी अगर मुझे जानकारी चाहिए रहता है तो मैं यहाँ से ये जानकारी देख सकता हूँ। इसके बाद ये मेरा स्टडी टेबल है जहाँ पे बैठ के मैं दिन रात पढ़ाई करता रहता हूँ समय निकाल के। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे नक्शा लगाया भारत के संविधान। भारत के संविधान लगाने का मुख्य कारण क्या है कि यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि कितने आर्टिकल्स है और कितने भाग्स वगैरह है। उसमें संविधान अगर कुछ भी मुझे जानकारी चाहिए रहते हैं अगर किसी के बारे में, जैसे यहाँ पे राष्ट्रपति और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कार्यपालिका वगैरह हो गई, न्यायपालिका हो गई, न्यायपालिका कौन से आर्टिकल्स में या कौन सा अंतर्गत उसमें आते हैं तो वो मैं देख सकता हूँ। ये मैंने जो लगाया है IAS का सत्यमेव जयते जो लोगो है, ये मेरा मोटिवेशन लोगो ये है कि जब मैं सो के उठता हूँ ना तो ये मेरे ठीक सामने है। तो उठने के बाद ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मतलब मैं किस लिए यहाँ पर आया हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, इसके वजह से मैं इन्हें यहाँ पे लगाया हूँ। और ये यहाँ पे मैंने एक लगाया है भारत का संविधान। भारत के संविधान में कितने आर्टिकल से क्या क्या है यहाँ पे डेट वाइज ईयर वाइज यहाँ पे बताया गया हुआ है। और उसमें संशोधन क्या हुआ है, जैसे यहाँ पर संशोधन किस प्रकार हुए, जैसे पहला संशोधन यहाँ पर प्रथम संशोधन 1951 से हुआ है, फिर उसके बाद 1952 से हुआ है, फिर लास्ट संशोधन जो भारतीय संविधान में हुआ है 1949 के अनुच्छेद वगैरह क्या है वो मैं देख सकता हूँ। और इसके बाद यहाँ पे लगा है यहाँ पे ये जो नक्शा लगा है रोड गाइडलाइंस एंड पॉलिटिकल, ये दोनों मिक्स करके है। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ
कि जैसे यहाँ पे कौन से क्षेत्र में कौन कौन से कहाँ फेमस है। जैसे यहाँ पे महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र में सबसे फेमस स्पॉट क्या है, गेट ऑफ इंडिया, ये मुंबई का छोर है। इसके बाद मैंने यहाँ पे लगाया है महाराष्ट्र का। इसका उद्देश्य क्या है, उसका मेन उद्देश्य महाराष्ट्र का लगाने के लिए, क्योंकि मैं मुंबई महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। मैं वहाँ पे रह के ही मैंने पूरी ग्रेजुएशन वगैरह मेरी पूरी की है। उसके बाद ये नक्शा लगाने का ये है। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे ये लगाया है, ये जो नक्शा है ये हमारे देश की शान है। इनका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज है। ये मेरे मोटिवेशनल है, मैं इनको देख के ही सब कुछ सीखता हूँ। जैसे उन्होंने कैसे कौन सी परिस्थितियों में कौन से कैसे तैयारियाँ की थी, कैसे किस समय से कैसे माहौल से निकला जाता है, ये मेरे मोटिवेशनल है। और वंदे मातरम, ये जो मेरा स्लोगन है वंदे मातरम, ये मेरा फेवरेट स्लोगन है, क्योंकि मेरा मेन उद्देश्य क्या है, लोगों के साथ में रहना, लोगों के साथ में जो कुछ नई नई चीज़ें जो है वो सीखना, नई यहाँ पे संस्कृति वगैरह है लोगों के अलग अलग, ये है। फिर इसके बाद ये मेरी बुक्स वगैरह है, ये मैंने वहाँ पे जो तैयारी मैं कर रहा हूँ यूपीएससी की, यहाँ पे मैंने बुक्स वगैरह रखी है। जैसे ये मेरी डायरीज़ है, इंग्लिश वगैरह के लिए मैं देख सकता हूँ। यहाँ पे मैंने टेबल वगैरह रखा है, इसमें जब जो भी डायरी वगैरह रखी है वो रखी गई है। फिर इसमें पॉलिटिक्स की बुक्स वगैरह है। बुक्स के बाद नीचे जो मेरे हैं वो सब मैंने जो भी मटेरियल वगैरह है वो वहाँ पे रखा हुआ है। ये मेरा बेड है, जो मैं पढ़ाई वगैरह करने के बाद जहाँ पे रेस्ट करता हूँ, ये है। और इसके बाद ये मेरा स्टडी टेबल में जो भी है पढ़ाई वगैरह करने का जो भी मटेरियल्स वगैरह रखा है वहाँ पे, ये मेरा सब कुछ ये तैयारियाँ है। और ये मेरे कलीग्स क्लासमेट का बेड है वो। वेलकम टू एस्टमेंट लाइफ। अभी मैं मुखर्जी नगर में हूँ, विकास पीजी में, जो कि अग्रवाल स्ट्रीट के बहुत ही नज़दीक है। अगर आप इस पीजी में आना चाहते हैं रहने के लिए या दिल्ली ना आना चाहते तो इनके नंबर मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, तो आप उनको कांटेक्ट कीजिए। और मैं भैया के रूम में हूँ जो इस पीजी में है, तो भैया से आज जानेंगे कि संघर्ष की कहानी, कि भैया महाराष्ट्र से हैं, उनको कौन सा ऐसा मोटिवेशन था जो दिल्ली लेकर आया। तो आज हम इस वीडियो में सारी बातें कवर करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। भैया आपका नाम? मेरा नाम दीपक रामचंद्र पाठक है, मैं मुंबई महाराष्ट्र से हूँ। भैया आपका एजुकेशन बैकग्राउंड और मीडियम क्या है? मेरा एजुकेशन जो हुआ है मुंबई यूनिवर्सिटी से, ग्रेजुएशन मैंने वहाँ से कंप्लीट किया है, और यहाँ पे मेरा हिंदी मीडियम है मेरा यहाँ पर। भैया आप दिल्ली कितने दिनों से आए मुखर्जी नगर? दिल्ली आए हुए मुझे 6 महीना हो गया है मुखर्जी नगर। और क्या इसके पहले भी घर पे रह के आपने यूपीएससी का प्रिपरेशन किया है? हाँ, इस घर पे रह के भी मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करता था। जॉब के साथ साथ में टाइम निकाल के पढ़ाई वगैरह करता था मैं यहाँ पे। किस चीज़ की जॉब करते थे आप? मैं वहाँ पे बैंक में था, बैंक में एज ए असिस्टेंट मैनेजर था वहाँ पर। वहाँ से बैंक से काम ख़त्म करके फिर मैं जब घर पे आता था तो घर पे भी टाइम निकाल के, टाइम शेड्यूल था मेरा, टाइम शेड्यूल के हिसाब से मैं भी यूपीएससी की प्रिपरेशन वगैरह करता था मैं यहाँ पर। तो जैसे कि आप बता रहे कि जॉब में थे, तो आपने जॉब को रिजाइन किया होगा, फिर दिल्ली आए होंगे। मेरा मेन मोटिवेशन जो था वो यूपीएससी था, और यूपीएससी को मैं करने के लिए मुझे ऑप्शन था या फिर मैं जॉब रह के करूँ या फिर यूपीएससी की पढ़ाई करूँ। तो मैंने उसमें यहाँ पे यूपीएससी के लिए प्रेफर चुना कि जॉब तो मैं बाद में भी कर सकता हूँ, बट अभी मेरी पढ़ाई पहले इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैंने जॉब वो लेफ्ट करके यूपीएससी की पढ़ाई के लिए मैं यहाँ पर दिल्ली मुखर्जी नगर आ गया। जैसा कि देखते हैं कि इंडिया में बहुत ज़्यादा सरकारी जॉब का क्रेज होता है। जैसे कि आप ऑलरेडी बैंक में जॉब करते थे, तो जब आपने जॉब को छोड़ा तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? उन्होंने कहा नहीं कि ऑलरेडी सेटल हो चुके हो, जॉब भी है तुम्हारे पास, तो क्यों छोड़ रहे हो? और भरोसा ही तो नहीं कि आपका यूपीएससी हो जाए या ना हो जाए, ऐसा हो? नहीं, घर वालों का रिएक्शन थोड़ा तो इस तब था, क्योंकि मेरा जस्ट बैंक में एज ए असिस्टेंट मैनेजर था। तुरंत वहाँ पर मुझे प्रमोशन मिला था, एज ए डिप्टी मैनेजर हुआ था। और डिप्टी मैनेजर के बाद मैं ये छोड़ने का जब उनके सामने रखा तो थोड़ा तो वो शौक हुए कि मतलब इतनी अच्छी नौकरी है, बैंक में नौकरी कर रहा है बंदा, फिर ये छोड़ के मतलब उनको लगा कि ये क्या पागलगिरी कर रहा है। थोड़ा उनको लगा कि ऐसा हो सकता है कि थोड़ा दिमाग कहीं भटक गया रहेगा रास्ता। फिर नहीं, उनको मैंने समझाया कि नहीं, मेरा जो एम है ये है, किस लिए उसका मतलब प्रॉपर क्या है, किसके लिए। तो वो पूछे भी कि मतलब जो कर रहे हो यूपीएससी क्यों चुना? तो मैंने बोला कि नहीं, यूपीएससी मेरा पहले से एम था। मैंने पढ़ाई वगैरह, जब मैं पढ़ाई कर रहा था तभी मेरा मन में एक ही सपना था कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम क्लियर करके आईएएस बनना। तो ये जो बैंक की नौकरी थी, बैंक के स्टाफ वालों ने भी बोला कि नहीं, अगर बैंक की नौकरी आप छोड़ रहे हो तो एक अच्छा करना कि आप हर एक काम में, जो काम में हाथ लगाते हो आप वो काम अच्छा करते हो, ये भी काम अच्छे से करना, ताकि किसी को ये फील ना हो कि आपने बैंक की नौकरी छोड़ के ये मतलब यूपीएससी की तैयारी करने गलत कदम उठाया।
जी, तो जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, तो कुछ का बचपन से सपना होता है, तो क्या आपका बचपन से ही सपना था कि ऐसा कुछ अलग से मोटिवेशन था कि आपको यूपीएससी की फील्ड में जाना, कि आपको समाज सेवा करनी थी, जो आप देखते होंगे कि हमारे समाज में ये बुराइयां हैं, तो क्या आपने सोचा? नहीं, मैं जैसे जैसे पढ़ाई करते गया, जैसे मैं महाराष्ट्र मुंबई से पढ़ रहा था, पढ़ाई करते वहाँ पे बहुत सी कुछ ऐसी चीज़ें देखी कि जो मैं बैंक की नौकरी में रह के नहीं कर सकता था। कुछ चीज़ें समाज के लिए जो करनी थी, समाज के लिए करने के लिए मुझे वो फील्ड में उतरना ज़रूरी है। इसके लिए मैंने ये फील्ड चुना। मैंने पहले पढ़ाई कंप्लीट, मैंने पहले लोगों से इंटरनेट पे भी हो गया, फिर जो मेरे गुरु वगैरह थे मैंने उनसे भी बात की, तो उन्होंने मुझे बताया कि उसके लिए पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करना पड़ता है। कंप्लीट करने के बाद उसकी सिविल सर्विस का एक एग्ज़ाम रहती है, वो एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको ये आप कर सकते हो, ये फील्ड में उतर सकते हो आप। जी, जैसे कि आप रहते हैं, तो आप क्या टाइम टेबल फॉलो करते हैं? मेरा टाइम टेबल तो अभी फ़िलहाल मेरा मॉर्निंग 6 बजे उठ जाना है, फिर उसके बाद फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट वगैरह करके फिर मैं पढ़ाई के लिए बैठ जाता हूँ। पढ़ाई करने के बाद पढ़ाई में जितना मतलब 2-3 घंटा कंटिन्यू करता हूँ, फिर उसके बाद ब्रेक ले लेता हूँ, फिर लंच वगैरह रहता है, लंच वगैरह करने के बाद फिर रेस्ट टाइम रहता है। फिर इसके बाद मैं शाम को योगा वगैरह भी मॉर्निंग में योगा वगैरह भी करता हूँ, और शाम को थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह कर लेता हूँ, ताकि बॉडी फिट भी रहना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट वगैरह है, क्लाइमेट यहाँ पे अभी ठंडी वगैरह चल रही है, और एक्सरसाइज वगैरह नहीं करेंगे तो वो भी थोड़ा इफेक्ट होता है। फिर शाम को नाश्ता वगैरह करके फिर पढ़ाई वगैरह करके फिर सोना रहता है, टाइम टेबल वगैरह। जैसे कि आपने अभी तक कोई यूपीएससी का अटेम्प्ट दिया है? यूपीएससी का मैंने एक अटैम्प्ट दिया है, अभी रिसेंटली मैंने दिया था। तो मैं मेन उसका मेरा मकसद क्या था कि अगर मैं यूपीएससी में अगर सिविल सर्विस में उतर रहा हूँ, तो मुझे तो पहले पता करना पड़ेगा कि सिविल सर्विस होता क्या है, उसके एग्ज़ाम्स कैसे होते हैं, उसकी तैयारियाँ वगैरह कैसी होती है, इसके देखने के लिए मैंने पहले अटैम्प्ट मैंने क्लियर किया। आपका जो अभी जो 2021 में हुआ, तो आपका अटेम्प्ट क्लियर हो गया वो? वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है, बट मुझे उससे बहुत कुछ सीखने को मिली कि उसमें क्वेश्चन वगैरह कैसे आते हैं, उसकी तैयारियाँ कैसी करनी रहती हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन वगैरह उसमें आते हैं। आपको क्या लगा कि जो आपका जो एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ पीटी, तो कौन सी कमी थी आपकी प्रिपरेशन में ऐसे कि आपको नहीं हो पाया? पहली बात तो मैंने तैयारियां नहीं की थी, मैंने तो एग्ज़ाम जस्ट देखने के लिए की थी कि एग्ज़ाम्स होते कैसे हैं, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि उसमें अगर एग्ज़ाम्स होते हैं तो किस प्रकार के एग्ज़ाम वगैरह होते हैं, क्वेश्चन वगैरह कैसे आते हैं। तो मैंने इसके लिए दिया, मेरा मेन जो अटैम्प्ट था पहला मेन था, देने का मकसद यही था कि पहले एग्ज़ाम्स कैसे आते हैं पहले उसके देख लिया जाए, उसमें क्वेश्चन कैसे क्या एक्सपीरियंस कैसा आता है। एक्सपीरियंस के लिए मैंने पहले बोला एग्ज़ाम पहले देना ज़रूरी है, एग्ज़ाम देने के बाद ही पता चलेगा कि कैसा क्वेश्चन वगैरह क्या रहता है। आपने कोई कोचिंग ले रखा है? कोचिंग अभी फ़िलहाल मैंने नहीं लिया, कोचिंग के लिए अभी देख रहा हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पे लॉकडाउन वगैरह लगा है, तो कोचिंग्स वगैरह जो है वो ऑफलाइन बंद है, ऑनलाइन चालू है। तो जैसे ही मतलब ऑफलाइन चालू होता है तो मैं कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर लूँगा। अभी लॉकडाउन तो सही 7-8 दिन के लिए ही बंद हुआ था, क्योंकि पॉल्यूशन की वजह। उसके पहले तो भैया शायद ओपन था ना, तो आपने पहले सर्वे कर रहे हैं कि नहीं मुझे अभी कोचिंग नहीं लेना, मैं स्टूडेंट से रिव्यू करूँगा कि कौन सा कोचिंग बेस्ट है कौन सा नहीं है, तो ऐसा कुछ सोचा है क्या आपने? हाँ, तो पहले मैंने ये सोचा है कि पहले देख लूँ कैसा क्या है, यहाँ पे व्यू वगैरह कोचिंग्स वगैरह कैसे सिखाई जाती है, पहले उनके बारे में जानकारी इकट्ठा कर लूँ। जानकारी इकट्ठा करने के बाद फिर मैं सोचा था, बट फिर भी तब तक लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन की वजह से अभी भी फ़िलहाल तैयारियाँ जो है वो मैं यहाँ पे ही बैठ के कर रहा हूँ। अब आपका कौन सा मतलब 2022 में देने का प्लान है या 2023 में? 2022 में भी मेरा प्लान जो है 2022 में ही है एग्ज़ाम देने का तैयारी। तो आप करंट अफेयर वगैरह कहाँ से पढ़ते हैं? करंट अफेयर्स वगैरह मैंने बुक्स वगैरह भी ले रखी है, और मोबाइल में ऐप्स वगैरह भी हैं। यूट्यूब पे भी मैंने चैनल वगैरह सब्सक्राइब करके रखा है, तो वहाँ पे जैसे भी कुछ अपडेट आता है तो मुझे वो मैं अपडेट देख लेता हूँ। उसमें मेरा टाइम शेड्यूल है कि 1 घंटा डेली शाम को यूट्यूब पे या इंटरनेट पे जो भी है करंट अफेयर्स का देखने के लिए। जैसे कि करंट अफेयर्स का काफ़ी से बहुत अच्छा रोल माना जाता है, तो आप कोई पेपर वगैरह न्यूज़पेपर फॉलो करते हो? पेपर में द हिंदू वगैरह हो गया पेपर, वो मैं फॉलो करता हूँ, क्योंकि उसमें भी कुछ ना कुछ आर्टिकल्स वगैरह रहते हैं, कुछ उसमें चेंजेस वगैरह रहेंगे तो उसमें पता चल जाता है कि हाँ। और जैसे कि कभी कभी पढ़ते पढ़ते लगता है कि मतलब हो नहीं रहा, हमसे नहीं हो रहा, तो आप मोटिवेशन कहाँ से लाते हैं कि नहीं मुझे तो करना है? मोटिवेशन पहले तो मैं अपने पिताजी से सीखता हूँ, क्योंकि उन्होंने उनकी जो कहानी वो संघर्ष से भरी थी। जब मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं हार रहा हूँ, तो मेरे पर्स में मैंने पापा की फ़ोटो रखी है, तो फ़ोटो को देख लेता हूँ, और मैंने ये देखो ये दीवार पे मैंने ये लगाया हुआ है, तो वहाँ से मैं मोटिवेशन ले लेता हूँ कि नहीं, अगर हिम्मत हारने लगे तो फिर एक आता है कि मैं यहाँ पे सब कुछ छोड़ के किस लिए आया हूँ, तो वहाँ से मुझे हिम्मत मिल जाती है। और मेरे पिताजी हैं वो रोल मॉडल हैं, मैं क्योंकि उनको ही मैंने रोल मॉडल करके उनसे ही मैंने संघर्ष सीखा है कि संघर्ष कैसे किया जाता है।
जब कहीं ऐसा लगता है कि दिल हारने लगे, पढ़ाई में मन नहीं लगता है या फिर दिल हारने लगे कि यार नहीं हो पाएगा अपने से, तो मैं अपने पिताजी की पर्स में से फ़ोटो निकाल के देख लेता हूँ कि सब कुछ छोड़ के उनसे ही मैं, मतलब पिताजी का भी एक ये है कि बच्चा इतना सब कुछ छोड़ के गया है तो कुछ ना कुछ तो तरक्की करेगा। आप क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं? स्ट्रेटजी पहले तो मेरा मॉर्निंग में जो टाइम शेड्यूल है वो उसको मैं फॉलो करता हूँ। एक्सरसाइज वगैरह जो है, योगा वगैरह कंप्लीट करके मैं पढ़ाई वगैरह भी टाइम टू टाइम मेरा जो रूटीन है वो टाइम को मैं फॉलो करता हूँ कि जो वक्त पे पढ़ाई करना है तो पढ़ाई ही करना है। ऐसा नहीं कि पढ़ाई के वक्त पे मैं मोबाइल में गेम वगैरह खेल रहा हूँ। यूट्यूब से मैं मोस्टली इंटरनेट उतना ही यूज़ करता हूँ जितना मेरे यूज़ के लिए हो। जैसा कि अभी टिकटॉक वगैरह हो गया या इंस्टाग्राम पे जो भी वीडियोस वगैरह आती हैं तो वो सब मैं उसको इग्नोर करता हूँ, क्योंकि वो सब मेरे पढ़ाई में ना बाधा डालती हैं। तो वो सब जितनी भी चीज़ें हैं, टिकटॉक हो गया, टकाटक हो गया, जो भी इंस्टाग्राम पे स्नैक वीडियो वगैरह हो गया, रील्स वगैरह हो गया, तो वो मैं नहीं देखता हूँ, क्योंकि अगर वो देखने को जाऊँगा तो मेरे पढ़ाई वगैरह टाइम शेड्यूल से पूरा ये हो जाता है, तो वो सब मैं इग्नोर करता हूँ। जैसे कि आप इस पीजी में रह रहे हैं भैया, तो आपका ये रेंट कितना लगता है आपका अकेला? रेंट यहाँ पे कंफर्टेबल रेंट है और यहाँ पे सर्विसेज वगैरह भी अच्छी है। यहाँ पर यहाँ पे दिनेश जी करके हैं, उनसे मेरा संपर्क हुआ था। उनका वो मुझे हमेशा है ना हर चीज़ के लिए मोटिवेशन करते हैं। उनका यहाँ पे जो फैसिलिटी वगैरह भी मिलती है, 2 टाइम यहाँ पे ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है। अगर एडिशनल कुछ लगता है तो वो प्रोवाइड करते हैं। और रूम में क्लीनिंग वगैरह भी अच्छा रहता है यहाँ पर। पहले मुझे ये था, मुझे लग रहा था मैं जा रहा हूँ वहाँ पे कैसा रहेगा, रूम वगैरह कैसा रहेगा, बाथरूम वगैरह के, क्योंकि यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम मेरा ये एक्सपीरियंस था। जब मैंने दिनेश जी से संपर्क किया तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा कुछ प्रॉब्लम आएगा नहीं, यहाँ पे फैसिलिटीज़ वगैरह भी सब अच्छी मिलती है। और फूड का जो क्वालिटी वगैरह भी है वो बेस्ट क्वालिटी है कंपेयर टू अदर जो बाहर। क्या इससे पहले आप किसी अदर पीजी में गए थे कि डायरेक्ट आप इसी पीजी में तभी से रह रहे हैं? नहीं, इससे पहले मैंने कहीं पीजी नहीं देखा था। मैंने दिनेश जी से मेरी फ़ोन पे ही बात हुई थी, तो दिनेश जी बोले आप बेफिक्र रहो, पहले आप यहाँ पे देख लो, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम होता है तो फिर आप चेंज कर सकते हो। बट मैं जब यहाँ पे आया, यहाँ का माहौल देखा तो बोला नहीं, जो मुझे माहौल पढ़ाई के लिए चाहिए था वो वहाँ पे मेरा सूटेबल है। जैसे यहाँ पे फूड अकोमोडेशन का कुछ प्रॉब्लम आता नहीं है। ब्रेकफास्ट वगैरह टाइम टू टाइम है। यहाँ पे जो भी शेड्यूल है उनका टाइम टू टाइम ब्रेकफास्ट है, दोपहर का खाना हो गया, फिर शाम का ब्रेकफास्ट हो गया, रात का लंच डिनर हो गया, तो वो टाइम टू टाइम उनका शेड्यूल है। तो वहाँ पे कुछ ऐसा प्रॉब्लम आता नहीं है। और वहाँ पे क्लीनिंग वगैरह भी, पानी वगैरह भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लीनिंग वगैरह भी प्रॉपर रहती है, हाइजीन वगैरह भी सब फ्लोर पे वगैरह पे उन्होंने डस्टबिन वगैरह, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता है। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं वो रिवीजन भी करते हैं, तो आप रिवीजन करते हो तो किस तरीके से रिवीजन करते हो? डेली करते हो, वीकली करते हो, मंथली का? रिवीजन है ना, हमारे यहाँ पे एक अविनाश जी हैं, अविनाश जी हमारे सीनियर हैं, वो भी तैयारी वगैरह यूपीएससी के करे। अविनाश जी हो गए, उत्कर्ष जी हो गए। तो हम जब खाना वगैरह खा के है ना, तो 1 घंटा है ना डेली हम इस पर ग्रुप चर्चा करते हैं। ग्रुप चर्चा की कैसा, वो कोई भी एक सब्जेक्ट ले लेते हैं, टॉपिक्स हो गए, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो उससे क्या वो बेनिफिट मिलता है कि जितना हम पढ़ते हैं और जितना ग्रुप डिस्कशन करते हैं, ग्रुप डिस्कशन से हमारी बहुत सी चीज़ें ना हमको सीखने मिल जाती है और तुरंत है ना हमारे दिमाग में वो बैठ जाती है कि हाँ ये ऐसा ऐसा हुआ था। जैसे कि जो नए स्टूडेंट हैं इस पीजी में आना चाहते हैं और दिल्ली भी आना चाहते हैं, तो आपका क्या मैसेज रहेगा उनके लिए? यहाँ पे ये पीजी वगैरह की फैसिलिटी वगैरह भी अच्छा है, यहाँ का माहौल भी अच्छा है, पढ़ाई के हिसाब से बेस्ट है। आप कहीं पे भी घूमेंगे, ये नियर बाय, एक तो फर्स्ट ये पीजी जो है वो मेन रोड पे है, तो आपको कहीं यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं है। लोकेशन भी आपका यहाँ पे जो लोकेशन है वो बेस्ट लोकेशन है। आप टेरेस वगैरह पे भी पढ़ाई वगैरह कर सकते हैं अगर इनकेस करना रहेगा। यहाँ पे जो भी फैसिलिटी है, फैसिलिटी में भी बेस्ट है ये। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जैसे कि भैया ने बताया कि भैया क्या क्या टाइम टेबल फॉलो करते हैं। भैया ने बैंक असिस्टेंट मैनेजर का जॉब भी छोड़ा है, तो घर वालों को ऐसे बहुत ज़्यादा प्रेशर बनता है। कोई भी जॉब वो अच्छा खासा जॉब होता है, तो और जो भी इस पीजी में आना चाहता है, जो भी नए स्टूडेंट हैं आउट ऑफ दिल्ली हैं, तो मैंने इनके नंबर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, तो आप इन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और पीजी में आ सकते हैं। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।